वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम असेसमेंट में अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं, सेक्शन 132 सर्च एंड सीजर। एंड यस, विदाउट एनी डिले हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द ईमेल आईडी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो यस, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सो सेक्शन 132 सर्च एंड सीजर शुरू करते हैं हम। ओके, लेट मी एज यूजुअल पहले मैं अपने पेन का कलर ले लेती हूँ, देन सेक्शन 132 सर्च एंड सीजर। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि सर्च वारंट जो है वो इशू कौन कर सकता है। सर्च आपके घर में जब भी कभी सर्च एंड सीजर होता है ना, तो उसके लिए आपने देखा होगा, सीरियल में देखा होगा या फिर वैसे देखा होगा मूवीज़ में कि जब अरेस्ट करने आते हैं पुलिस वाले तो वो आपके पास एक वारंट लेकर के आते हैं। उसी तरीके से अगर आपके यहाँ अगर सर्च एंड सीजर हो रहा है तो आप अथॉरिटी से मांग सकते हैं कि आप पहले जो है हमें सर्च वारंट दिखाइए, और अगर सर्च वारंट है तभी आप उनको सर्च एंड सीजर करने दीजिए। तो हमारा पहला पॉइंट है, हु कैन इशू सर्च वारंट। सर्च वारंट इशू करने के लिए कुछ अथॉरिटी हैं। सभी को ऐसा नहीं है कि मैं एओ हूँ और मेरा मन किया कि मैं इस, या फिर मुझे डाउट है, दो इट्स ए जेन्युइन डाउट, स्टिल मुझे पहले अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। अथॉरिटी मुझे ऑथोराइज करेगी, मुझे सर्च वारंट इशू करेगी, तभी मैं सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर अप्लाई कर सकता हूँ। तो दिस सर्च वारंट इज़ ऑथोराइज्ड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। हाउएवर द सेड ऑपरेशन can be authorized by additional director, additional commissioner और joint director और joint commissioner if they are empowered by the board। board का मतलब है यहाँ पे CBDT की बात हो रही है। ये लोग के पास तो अथॉरिटी है, बट आपके पास एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर और कमिश्नर भी जो है सर्च वारंट इशू कर सकते हैं अगर वो CBDT के द्वारा ऑथोराइज है तो। सर्च वारंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्च वारंट कैन बी इशूड ओनली इफ अथॉरिटी बिलीव। कुछ कंडीशन है कि सर्च वारंट कब कब इशू हो सकता है कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी, अगर कोई एओ चाहे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, तो क्या वो सर्च एंड सीजर कर सकता है? नहीं, पहले तो उसे अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, और उसके बाद से अथॉरिटी भी ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आपको जो है सर्च वारंट इशू कर देगी। अथॉरिटी को अगर ऐसा लगता है that the person to whom summon under section 131 or notice under section 142(1) was issued to produce or cause to produce any books of account or other document has omitted or failed to do so। पहला कंडीशन ये होता है, ये मैंने आपको सेक्शन 131 में भी बताया था कि अगर आपके ऊपर सेक्शन 131 का नोटिस इशू हुआ है या फिर सेक्शन 142(1) का नोटिस इशू हुआ है, जिसमें आपको बोला गया है 1(1) में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। आपको पहले बोला जाता है कि आप बुक्स ऑफ अपना रिटर्न फाइल कीजिए, दूसरे में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट मांगा जाता है। तो 142(1) या 2 दोनों में से कुछ भी अगर आपने नहीं कंप्लाई किया, या फिर आपके ऊपर अगर समन हुआ 131(1) का और आप कोर्ट में नहीं हाजिर हुए, तो आपके ऊपर सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्सन whom a summon or a notice aforesaid, मतलब ऊपर जो बोला गया है 142(1) का नोटिस एंड समन has been or might be issued will or would not produce or cause to produce any books of account or other document which will be useful or relevant to any proceeding under the Income Tax Act। दूसरा यहाँ पे ये बोला जा रहा है, कोई एक ऐसा SSC है जो कि डिफ़ॉल्टर है, काफ़ी टाइम से उसके पास्ट हिस्ट्री उसकी जब देखी जा रही है इनकम टैक्स एक्ट में, तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने कभी कुछ किया ही नहीं, और अगर हम इसके ऊपर समन इशू करते हैं या फिर अगर हम 142(1) या 1(2) का नोटिस इशू करते हैं, तो भी ना ही तो ये रिटर्न फाइल करने वाला है, ना ही अपना कोई बुक्स डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला है। तो हमने इशू नहीं किया है, बट इफ़ अथॉरिटी को ऐसा बिलीव होता है, ऐसा लगता है कि अगर इशू कर भी दिया तो ये कुछ कंप्लाई करने वाला नहीं है, तो भी आपके ऊपर जो है सर्च एंड सीजर वारंट इशू हो सकता है। थर्ड पॉइंट, दैट ए पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ एनी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग इंक्लूडिंग मनी, बुलियन और ज्वेलरी एक्सेट्रा रिप्रेजेंटिंग ईदर होल और पार्टली income or property which has not been disclosed or would not be disclosed by such person concerned for income tax purpose। मतलब आप मनी, बुलियन, ज्वेलरी के आप द मनी, बुलियन एंड ज्वेलरी इज़ इन योर पोजीशन, और ऐसा लगता है कि इस मनी, बुलियन और ज्वेलरी को आपने डिस्क्लोज़ किया ही नहीं है, ये आपके अनडिस्क्लोज सोर्सेज से कमाए हुए इनकम के बदले आपको ये मनी, बुलियन और ज्वेलरी मिली है, और ना ही आप कभी फ्यूचर में करने वाले हो, वुड नॉट बी डिस्क्लोज, आपने किया ही नहीं है और आप ना ही करोगे, तो भी आपके ऊपर सर्च एंड सीजर का वारंट इशू हो सकता है। अब मान लो कि इन तीनों में से कोई एक केस हुआ और सर्च एंड सीजर का वारंट इशू हो गया। अब इशू हो गया
ओके, पहले मैं ये पॉइंट पढ़ लेती हूँ। द रीज़न टू बिलीव एज रिकॉर्डेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी शेल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन और एनी अथॉरिटी और द एपलेट ट्रिब्यूनल। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैंने आपको यहाँ पे रीज़न टू बिलीव का कारण बता दिया, बट सपोज़ करो आपके घर में इनकम टैक्स वाले आए और सर्च एंड सीजर हो रहा है, बट अगर आपके ऊपर सर्च एंड सीजर हो रहा है और अथॉरिटी ने वारंट इशू कर दिया है, इन तीनों में से किसी रीजन पे अगर उसे बिलीव था तो एसएससी या फिर कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर कोई अदर अथॉरिटी या एपलेट ट्रिब्यूनल जो है ये नहीं मांग सकता है कि आप हमें रीज़न बताइए कि कौन सा ऐसा रीज़न था इन तीनों में से जिस पे आपने बिलीव किया और बिलीव करके ये सर्च वारंट इशू किया है। ये रीज़न टू बिलीव नहीं मांगा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ, पावर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर के क्या पावर हैं? मान लो कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हुआ और ऑथराइज्ड ऑफिसर जो भी है उन्होंने सर्च वारंट इशू कर दिया। अब आपके घर में सर्च हो रहा है तो जो भी वहाँ पे असेसिंग मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर जो आपके घर में आए हुए हैं उनकी क्या क्या पावर है? पहला पावर है उनके पास कि एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग और प्लेस, व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट where he has been reason to suspect that such books of account, other document, money, bullion, jewelry or any other valuable article or thing are kept। मतलब कि अगर सर्च वारंट इशू हो गया है तो पहला पावर तो ये है कि वो किसी भी बिल्डिंग, किसी भी जगह पे, किसी भी व्हीकल या फिर किसी वेसल में या एयरक्राफ्ट में जा सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग प्लेस को जहाँ पे उन्हें ये डाउट है कि यहाँ पे कुछ मनी, बुलियन और ज्वेलरी ऐसी रखी हुई है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। Break open the lock of any door, box, safe, almirah or other receptacle in case keys are not readily available for discharge of duties। सपोज करो वो हम मानते हैं कि मिस्टर ए के ऊपर सर्च हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके घर में हो रहा है, तो मिस्टर ए के ऊपर अगर सर्च हो रहा है और मिस्टर ए के पास एक अलमीरा है जिसका अगर की मांगा इनकम टैक्स ऑफिसर ने, तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उन ऑफिसर्स ने जब की मांगा तो एसएससी ने देने से इनकार कर दिया, या फिर हो सकता है कि एसएससी ने खोजा बट उसे की नहीं मिली, तो यहाँ पे ये भी उनके पास राइट है कि वो तोड़ सकते हैं और खोल सकते हैं किसी भी लॉक को, किसी भी डोर को, किसी भी बॉक्स को, किसी भी सेफ को या किसी भी अलमीरा को या किसी भी रिसेप्टिकल को। रिसेप्टिकल मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब होता है स्टोर हाउस, मतलब गोदाम वगैरह जो आपका होता है। इन केस उसके कीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो तोड़ के खोल भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, सर्च एनी पर्सन हु हैज़ गॉट आउट और इज एबल टू गेट इनटू और इज इन द बिल्डिंग प्लेस, वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए सर्च हैज़ बीन ऑथराइज्ड इफ ही हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट दैट सच पर्सन हैड सीक्रेटेड अबाउट इन हिज person any books of account or other document, money, bullion, jewelry or other valuable article or thing for which the search is being made। थर्ड पॉइंट हमारा सिंपल ये बोलता है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन, सपोज करो ये बिल्डिंग है और यहाँ पे सर्च हो रहा है, इस बिल्डिंग में से अगर कोई पर्सन, इस बिल्डिंग में अगर सर्च हो रहा है तो इस बिल्डिंग में अगर कोई पर्सन अंदर आता है या फिर अगर कोई पर्सन बाहर जाता है तो दोनों को ही हम सर्च कर सकते हैं इन केस ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये बिलीव है कि ये जो पर्सन है ना, इन हिज पर्सन रीज़न टू सस्पेक्ट, अगर वो सस्पेक्ट कर रहा है, ऑथराइज्ड ऑफिसर सस्पेक्ट कर रहे हैं दैट द पर्सन हैड सीक्रेटेड अबाउट हिज पर्सन, मतलब उस पर्सन ने अपने किसी पॉकेट में या अपने किसी हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें छुपा रखी हैं जैसे कि मनी, बुलियन, ज्वेलरी या फिर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल अगर लगता है ऑथराइज्ड ऑफिसर को कि छुपा रखा है तो फिर वो उस पर्सन को सर्च भी कर सकते हैं। सीज मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल एक्सेट्रा फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च। मैंने कहा आपको ये जो पावर थी ये सर्वे में अवेलेबल नहीं था, सर्वे में भी आपके घर ऑथराइज्ड ऑफिसर आते थे, बट सर्च एंड सीजर में जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उनको एक एडिशनल पावर ये दी गई है कि आपको अगर कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल एक्सेट्रा कुछ भी मिलता है तो आप उसको सीज कर सकते हैं। मेक ए नोट और इन्वेंट्री ऑफ एनी सच मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। मेक अ नोट और इन्वेंट्री, इसका मतलब हुआ कि नोट बना सकते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, और अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो अगर आपने पंचनामा देखा हो तो हम पंचनामा बनाते हैं कि कौन कौन सी, इन रियल लाइफ आई हैव सीन वन पंचनामा जहाँ पे ये था कि इस अलमीरा में इतना ये ज्वेलरी मिली, ये हार मिला, दिस डायमंड सेट एंड दिस नेकलेस एक्सेट्रा मिला, तो ये आप पंचनामा या फिर नोट बना सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ पावर विथ रेफरेंस टू बुक्स ऑफ अकाउंट। ये जो पावर था ये आपको एक जनरल पावर था
फॉर मनी, बुलियन, ज्वेलरी या फिर अदर कोई वैल्यूएबल आर्टिकल के लिए। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए कुछ और पावर दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट है तो वो उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सीज बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट, वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज भी कर सकते हैं। प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, अगर जब वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को, उन्हें कुछ एक ऐसी एंट्री मिली या फिर कोई एक ऐसा पेज मिला या फिर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिस पे उन्हें लगता है कि ये तो इनकम टैक्स में डिस्क्लोज ही नहीं है या फिर उन्हें कुछ डाउट होता है, तो वो उस पर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगा सकते हैं। मेक और कॉज टू मेड एक्सट्रैक्ट और कॉपीज फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट, या फिर वो उसका एक एक्सट्रैक्ट या कॉपी भी निकलवा सकते हैं। और भी कुछ पावर दिए गए हैं ऑथराइज्ड ऑफिसर को, जिनमें पहला पावर है ऑथराइज्ड ऑफिसर मे रिक्विजिशन द सर्विस ऑफ द पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू असिस्ट हिम इन कैरिंग आउट सर्च ऑपरेशन। जब सर्च एंड सीजर होता है ना, तो वो कोई 2 या 4 लोग नहीं आते, काफ़ी सारे लोग आते हैं। पुलिस वाले भी होते हैं या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर भी होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही बोला गया है कि अगर सर्च एंड सीजर हो तो ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास पावर है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट की या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर किसी डिपार्टमेंट की वो हेल्प लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे एग्जामिन ऑन ओथ एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी इन पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनी बुक्स, अदर डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई एक पर्सन मिला ऑथराइज्ड ऑफिसर को जिसके पास मनी, बुलियन और ज्वेलरी है, तो वो उस पर्सन को ये भी बोल सकते हैं कि गीता पे, कुरान पे या फिर जो भी होली आपका बुक्स हो उसकी कसम खा के बोलो कि ये जो भी है, मैं जो भी बोलूँगा इसके इस रेस्पेक्ट में, इस रिगार्ड में, इस बुक्स, मनी, बुलियन या ज्वेलरी के रिगार्ड में वो मैं सच बोलूँगा। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर में एग्जामिन ऑन ओथ कसम दिलवा सकते हैं, किसी होली बुक की ही कसम दिलवाते हैं अक्सर। any person who is found to be in possession or control of any books or other document, money, bullion, jewelry, etc. However, the examination of any person may be not merely in respect of any books of account or other document or asset found as a result of the search, but also in respect of all matter relevant for the purpose of any investigation under the act. Suppose करो कि मुझे कोई बुक्स मिला या फिर मुझे एक ज्वेलरी मिले और इस ज्वेलरी के रिगार्ड में मैं क्या करता हूँ कि इस पर्सन से मैं एग्जामिन कर रहा हूँ ऑन ओथ पे कि गीता की कसम खा के बोलो इस बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं जो भी पूछूंगा कि आप सच बोलोगे, या फिर इस ज्वेलरी के रिगार्ड में मैं जो भी पूछूंगा आप सच बोलोगे, दैट इज़ फाइन। बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब मैं एग्जामिनेशन ऑन ओथ करूँगा तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ इस बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर इस ज्वेलरी के रिगार्ड में ही पूछूँ, मैं कोई भी और सवाल पूछ सकता हूँ। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अपना इनकम तो 2.5 लाख भी डिस्क्लोज नहीं करते, और आपके बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूल की फ़ीस आपको पता ही है कितनी होती है, और आपके बच्चे एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे 1 साल की फ़ीस 10 लाख रुपीज़ है, तो आप ये कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं इन्हीं के रिगार्ड में पूछूँ, मैं कुछ और भी पूछ सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट हमारा यही बोलता है। थर्ड पॉइंट, अदर पॉइंट रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा सीज्ड। मतलब कुछ और भी पावर हम डिस्कस करते हैं किसके रिगार्ड में, बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन या ज्वेलरी एक्सेट्रा के रिगार्ड में। द पर्सन फ्रॉम हुम कस्टडी ऑफ एनी बुक्स of account or other document are seized under subsection 1 or subsection 1A may make copies thereof or take extract therefrom in the presence of the authorized officer or any other person empowered by him in this behalf at such place at time as the authorized officer may appoint in this behalf. Suppose करो कि अब मैं इनकम टैक्स वाले आए और वो बोल रहे हैं कि मैं इस बुक्स ऑफ अकाउंट को या फिर इस डॉक्यूमेंट को लेकर के जा रहा हूँ, तो वो जो पर्सन है, जो एसएससी है, उसके पास ये भी राइट है, ये राइट दिया गया है कि आप इसका एक एक्सट्रैक्ट या इसका एक कॉपी आप निकलवा लो, आप अपने पास रख लो फॉर योर फ्यूचर यूज़, या फिर कल को जब प्रोसीडिंग होंगी तो आपको भी ये चीज़ें काम आएंगी। जब आपके पास प्रोसीडिंग में आपको डिटेल तो चाहिए होगा ना कि मुझे इस पॉइंट पे बोलना है, तो आपके पास अगर एक कॉपी रहेगी तो दैट विल हेल्प यू ऑल्सो। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर या किसी अदर ऑफिसर के बिहाफ में, जिसको ऑथराइज्ड ऑफिसर बोले कि हाँ आप इसके सामने ले जा करके एक कॉपी इसकी बनवा सकते हो, तो आप कॉपी भी बनवा सकते हो। द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स शुड बी रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 153A। बुक्स ऑफ अकाउंट मान लो सीज हो गया, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर डॉक्यूमेंट सीज हुआ है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास सिर्फ 30 दिन का टाइम होता है कि 30 दिन तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट को रख सकते हैं। उसके बाद
should be returned within a period of 30 days from the date of order of assessment under section 153A. 153A कि ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के 30 दिन तक ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट रख सकते हो, उसके बाद आपको लौटाना पड़ेगा, अनलेस द रीजन फॉर रिटेनिंग द सेम आर रिकॉर्डेड विद in writing and approved by the principal chief commissioner और principal commissioner और principal director general और principal director और director। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि जब आपका ऑर्डर ऑफ असेसमेंट आ गया उसके बाद आपके पास 30 दिन का एडिशनल टाइम पीरियड दिया गया ऑथराइज्ड ऑफिसर को कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट के डॉक्यूमेंट रख सकते हो। उसके बाद अगर आप किसी वजह से रखना चाहते हो, पेनल्टी लगाने के लिए रखना चाहते हो क्योंकि या फिर किसी और वजह से रखना चाहते हो सकता है इस बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस्टर ए का जो सर्च एंड सीजर हुआ है इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे मिस्टर बी के ऊपर भी सर्च एंड सीजर हो सकता है। तो अगर आप उन चीज़ों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट रखना चाहते हो 30 दिन के बाद भी, तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से, प्रिंसिपल कमिश्नर से या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर से। With the approval of books of account or other record can be retained, but however the same cannot be retained for a period exceeding 30 days after the assessment proceeding in respect of the year for which the books of account or other document are relevant are completed। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला जा रहा है, पहले बोला गया आपको कि आप 30 दिन के बाद से जब आपका ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो जाए उसके 30 दिन तक विदिन 30 डेज़ आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट वापस कर देना है एसएससी को। बट अगर आप आगे रखना भी चाहते हो तो आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। बट जब भी आफ्टर द असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीटेड, जब असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाए ना, उसके बियॉन्ड, उसके बाद आप और 30 दिन के अंदर जो है 30 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए विदिन 30 डेज़ असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के विदिन 30 डेज़ जो है आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट एसएससी को रिलीज़ कर देना। सी पॉइंट है वेयर द ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज़ नो जुरिडिक्शन वर द पर्सन रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ पॉइंट 2 above द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और एनी मनी बुलियन ज्वेलरी और अदर अवेलेबल आर्टिकल और थिंग्स सीज्ड अंडर दिस सबसेक्शन shall be handed over by the authorized officer to the assessing officer having jurisdiction over such person within a period of 60 days from the date on which the last of the authorization for search was executed and thereupon the power exercised by the authorized officer under subsection 8 or subsection 9 shall be exercised by such assessing officer under section 132A9। okay, yeah, I was just checking कि मेरा माइक काम कर रहा है या नहीं। एक सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है। सपोज़ करो ये मिस्टर ए हैं, मैं अभी तक यही एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मिस्टर ए हैं जिनके ऊपर सर्च एंड सीजर हो रहा है। तो मिस्टर ए के ऊपर अगर सर्च एंड सीजर हो रहा है, मैंने कहा मिस्टर ए के पास जब सर्च एंड सीजर हो रहा था ना, तो यहाँ पे एक बुक्स ऑफ अकाउंट मिला या फिर यहाँ पे एक ऐसी ज्वेलरी मिली जो मिस्टर ए ने कहा कि ये मेरा बिलोंग, ये दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ ऑफ मिस्टर बी। और ये मिस्टर ए जो है ये दिल्ली में रहते हैं, तो इनके ऊपर जुरिडिक्शन वाला जो ऑफिसर कौन होगा? जो दिल्ली वाला होगा। एंड मिस्टर बी बिलोंग्स टू चेन्नई, ये दोस्त हैं, तो इनका कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब ऐसा लगे कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है इसके ऊपर मिस्टर, सपोज़ करो दिल्ली के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उनका नाम है मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स का मिस्टर बी पे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भी ये ऑथराइज्ड ऑफिसर नहीं है मिस्टर बी के लिए। तो अब अगर ये ऑथराइज्ड ऑफिसर नहीं है तो ये क्या करेंगे? जो भी ये बुक्स और ज्वेलरी सीज हुई है मिस्टर बी की, वो मिस्टर वाई को दे देंगे। And who is Mr. Y? Mr. Y is the authorized officer in Chennai for Mr. B. So आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है, किसी कुछ ऐसा बुक्स या फिर ज्वेलरी, मनी, बुलियन सीज हो गया जिस एसएससी के ऊपर आपकी अथॉरिटी नहीं है, तो आप उस रेस्पेक्टिव ऑथराइज्ड ऑफिसर को ले जाके दे देंगे। कब तक दे देंगे? सपोज़ करो सर्च एंड सीजर जो है वो शुरू हुआ 1 जनवरी 23 को और ये चला 7 जनवरी 23 तक, तो ख़त्म होने के विदिन 60 डेज़। अब 7 जनवरी से आप 60 दिन लगा लीजिए, विदिन 60 डेज़ जो है मिस्टर एक्स को अपना ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो मिस्टर बी का है वो मिस्टर वाई को दे देना है विदिन 60 डेज़ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्च। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। पॉइंट नंबर डी, if a person legally entitled to the books of account or other documents seized object for any reason to the approval given by the principal chief commissioner or chief commissioner, principal commissioner, commissioner, director general
Principal Director General, Principal Director or Director to extend the period of retention of the same by the assessing officer beyond 30 days, he may make an application to the board stating therein the reason for such objection and requesting for the return of books of account or other document. The board may, after giving the application an opportunity of being heard, pass such order as may deem fit. इस डी वाले पॉइंट में आपको सिंपल सी एक बात बोली जा रही है कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि 30 डेज़ के बाद से, जब असेसमेंट प्रोसीडिंग के 30 डेज़ के बाद अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट रखना चाहता है तो उसको एक काम करना पड़ेगा। उसको कुछ ऑफिसर्स हैं जैसे कि चीफ कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं फिर से नहीं पढ़ने वाली हूँ, तो इन लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। बट मान लो परमिशन लिया और परमिशन मिल भी गई कि हाँ ठीक है आप बुक्स ऑफ अकाउंट रख लो, स्टिल अगर एसएससी को ऐसा लगता है कि उसे बुक्स ऑफ अकाउंट की ज़रूरत है तो वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है किसको, बोर्ड को, स्टेटिंग देयर इन द रीज़न फॉर सच ऑब्जेक्शन कि वो क्यों ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो क्यों नहीं चाहता कि बुक्स ऑफ अकाउंट रखे, एंड रिक्वेस्टिंग फॉर द रिटर्न ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मुझे मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट लौटा दें या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट अगर सीज हुआ है तो। द बोर्ड में आफ्टर गिविंग द एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद से बोर्ड को जैसा ठीक लगे कि हाँ रिटर्न कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वैसा वो डायरेक्शन पास कर देगी। फोर्थ पॉइंट, power exercisable outside jurisdiction if delay would be prejudicial to the interest of the revenue. The principal chief commissioner or chief commissioner or principal commissioner or commissioner has the power to authorize the search of any building, place, vessel, vehicle, aircraft, etc. within the territorial jurisdiction, and also in case where he has no jurisdiction over the person concerned, if he has reason to believe that any delay in obtaining authorization from the principal chief commissioner or chief commissioner or principal commissioner or commissioner having jurisdiction over the person would be prejudicial to the interest of revenue. अभी अभी मैंने आपको एक बात बताया, काफ़ी बहुत ही जब सर्च एंड सीजर की बात आती है ना तो काफ़ी ज़्यादा पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी को दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि मिस्टर एक्स है, एग्जाम्पल हम अपना वही लेंगे, मिस्टर एक्स के पास अथॉरिटी है दिल्ली की, ओके, एंड मैंने आपको बोला कि जब भी सर्च वारंट जो है वो ऑथोराइज़ करना पड़ता है। सबसे पहले आप अगर एओ हैं तो ऐसा नहीं कि आप उठ के चल देंगे सर्च एंड सीजर करने, आपको सर्च वारंट ऑथोराइज़ कराना पड़ेगा। तो ऑथोराइज़ करने के लिए भी कुछ हमारे पास ऑफिसर्स हैं कि ये ऑफिसर ऑथोराइजिंग ऑफिसर है, यही ऑफिसर आपके सर्च वारंट को ऑथोराइज़ कर सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे मिस्टर वाई थे, चलो यहाँ एक्स की ही बात लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। मिस्टर एक्स थे जो कि गए यहाँ पे इन सारे लोगों से परमिशन लेने, बट इन सारे लोगों में से कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो मिस्टर एक्स के पास ये राइट है, मिस्टर एक्स जो कि एओ है उनके पास ये राइट है कि वो किसी अदर पर्सन से, एक ऐसे पर्सन से, सपोज़ करो ये ईस्ट दिल्ली वाले ऑफिसर हैं, अब अगर ये चाहें तो मिस्टर एक्स वेस्ट दिल्ली वाले ऑफिसर से भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने ऑथोराइज़ नहीं किया, मेरे एरिया के सारे असेसिंग ऑफिसर ऑथोराइजिंग ऑफिसर जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, आप मुझे इस सर्च वारंट को ऑथोराइज़ करिए। अगर आपने ऑथोराइज़ नहीं किया तो इन दैट केस दैट वुड बी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे मिस्टर वाई जो हैं, जो वेस्ट दिल्ली के हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इस सर्च वारंट को ऑथोराइज़ कर सकते हैं इन केस इट सीम्स टू बी दैट नॉट इशूइंग दिस सर्च वारंट वुड बी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ऐसा हो सकता है कि अगर आज हमने सर्च नहीं किया, आज हमने रेड नहीं डाला, तो ये जो पर्सन है, ये जो एसएससी है, ये पूरी अपनी प्लानिंग कर चुका है, ये बहुत हाईलाइटेड एसएससी है, इसकी न्यूज़ आ रही है कि ये कंट्री छोड़ के जाने वाला है और इसके कंट्री छोड़ के जाने से पहले ही हम चाहते हैं कि हम इस पर रेड कर दें। तो इस केस में मिस्टर एक्स के पास ये राइट है कि वो ईस्ट दिल्ली न जाके वेस्ट दिल्ली वाले ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ ऑथोराइज। Next point, fifth number, authorization of search in other place not specified in warrant. Where search for any books of account or other document or asset has been authorized by any authority who is competent to do so, and the principal chief commissioner or principal commissioner in consequences of information in his possession has reason to suspect that such books of account or the document, money, bullion, jewelry or other valuable article or thing of the SSC are kept in any building, place, vessel, vehicle or aircraft not specified in the search warrant, he may authorize the authorized officer to search such other building, place, vessel, aircraft accordingly if a search warrant is issued by the principal commissioner or commissioner of income tax.
यहाँ पे ये बात बोली जा रही है, मैंने कहा मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए जो है वो दिल्ली में रहते हैं अभी तक एक एग्जाम्पल में हमारे। अब मिस्टर ए की बिल्डिंग में जब हम गए तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। यहाँ पे हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिला कि इनका एक चेन्नई में बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके बारे में ना ही तो इनकम टैक्स को कोई जानकारी है, ना ही किसी और पर्सन को जानकारी है। तो यहाँ पे ऑथोराइज्ड ऑफिसर को ये भी अलाउड है कि वो ऑथोराइज़ कर दे, जो ऑफिसर्स हैं जो सर्च कर रहे हैं उनको वो ऑथराइज़ कर दे कि आप चेन्नई भी जा करके सर्च जो है सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। 5th पॉइंट, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड सेफ गार्ड रिकवरी इन सर्च केसेस द ऑथराइज्ड ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एंड सीजर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच द लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर सर्च वारंट वॉज एक्सिक्यूटेड इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट इज नेसेसरी टू डू सो ही मे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल or director general or the principal director or director by order in writing attach provisionally any property belonging to the SSA। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, वेट ए मिनट, देखो सर्च हुआ, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे सर्च हुआ, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि सर्च एंड सीजर में ऑफिसर्स के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री बना सकते हैं, पंचनामा बना सकते हैं और आपके एसेट को सीज भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्वर रखा हुआ है। अब सर्वर को सीज करके ले जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो सर्वर को सीज करके नहीं ले जा सकते हैं, बट वो प्रोविजनल अटैचमेंट का जो है नोटिस इशू कर सकते हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर एक पास कर सकते हैं, नोटिस नहीं ऑर्डर पास कर सकते हैं कि ये जो है तो आपके प्रीमाइसेस में है, एसएससी के प्रीमाइसेस में, बट ऐसा माना जाएगा कि इसको इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा इसको सीज कर लिया गया है, इसको अटैच कर लिया गया है और इस पर कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग आगे कुछ भी नहीं होगा। और ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट का जो ऑर्डर है वो पास करना पड़ेगा कब तक, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर सर्च वॉज एग्जीक्यूटेड। मैंने कहा कि आपको 1 जनवरी 23 को सर्च शुरू हुआ, 7 को ख़त्म हो गया, 7 जनवरी 23 को, तो इसके 60 days के अंदर ही जो है ये प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर जो है पास करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट, एवरी प्रोविजनल अटैचमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 9B शैल बी सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर रेफर्ड इन सेक्शन 9B। 9B ये हो गया, तो 9B में जब से मैंने कहा, सपोज़ करो मैं एक कैलकुलेशन नहीं करती हूँ और मैंने कहा कि ये जो है 60 days का टाइम पीरियड है ना, तो 7 जनवरी को ये ख़त्म हुआ है, तो मैं मान लेती हूँ कि 7 फरवरी 30 days एंड 7 मार्च 60 days। 60 days में यहाँ 7 मार्च को ऑर्डर आ गया कि हम आपके इस सर्वर को जो है प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं। बट ये अटैचमेंट कब से कब तक चलेगा, ये अटैचमेंट 7 मार्च से लेकर के 60 days टाइम पीरियड तक ही चलेगा। उसके बाद से ये अटैचमेंट का जो प्रोविज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से ऐसा माना जाएगा अब ये प्रॉपर्टी एसएससी की है, अब ये अटैच बाय इनकम टैक्स नहीं है। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, the authorized officer may during the course of search or seizure or within a period of 60 days from the date on which the last of the authorization for search was executed make a reference to valuation officer referred to in section 142A who shall estimate the fair market value of the property in a manner provided under that section and submit a report of the estimate to the said officer within a period of 60 days from the date of receipt of such reference। मान लो सर्च एंड सीजर हुआ और सर्च एंड सीजर में मुझे एक ऐसी बुलियन या ज्वेलरी, मुझे एक ज्वेलरी जो काफ़ी पुरानी ज्वेलरी मिली जिसका कोई डिस्क्लोजर इनकम टैक्स में नहीं है इस एसएससी के द्वारा। तो अगर मैं चाहूँ कि ये तो बहुत पुरानी है, ये 1800 सेंचुरी की है, और अगर मैं चाहूँ कि इसकी वैल्यू आज कितनी होगी, पुरानी ज्वेलरी, पुरानी पेंटिंग्स, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मैं अगर ये देखना चाहूँ कि इनकी वैल्यू आज कितनी होगी, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास एक पावर है। क्या पावर है कि वो जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को बोल सकते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी की या फिर आप इस बुलियन या फिर ज्वेलरी या फिर पेंटिंग की हमें वैल्यू निकाल करके बताइए। और वैल्यूएशन ऑफिसर के पास कब तक का टाइम होता है, 60 डेज। जब से उसे रेफरेंस मिला उस दिन से, जिस दिन कहा गया कि आप इस प्रॉपर्टी का हमें वैल्यू निकाल के बताइए, उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर अब ऑथराइज्ड वैल्यूएशन ऑफिसर को प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल करके बताना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा, सेक्शन 132A। ये थोड़ा सा अलग चला जाता है। ये बोलता है कि वेयर द प्रिंसिपल डायरेक्टर
डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर on the basis of information in his position has reason to believe that any person whom a summon under section 131(1) or notice under section 142(1) was issued to produce or cause to produce any books of account or other document has omitted or failed to produce or cause to be produced such books of account or other document as required by such summon or notice, and the said books of account or other document have been taken into custody by any officer or authority under any other law for time being in force. Any books of account or other document will be useful for or relevant to any proceeding under this act and any person. Okay, second point पे बाद में आएंगे. Let me first explain you what is the first point saying. The first point simply saying कि suppose करो एक ऐसा SSC है जिसके ऊपर इनकम टैक्स तो रीड करना चाहती थी बट नहीं कर पाई, या फिर नहीं, उनको इनकम टैक्स वालों को पता नहीं था, बट क्या हुआ, GST डिपार्टमेंट या फिर फेमा ने या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट ने रेड किया और रेड करके इनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया. इनके ऊपर इन्हें डाउट था और प्रॉपर्टी अब सीज हो गई है. अब इनका सीजर और प्रोसीजर होने के बाद से इनकम टैक्स को ऐसा लगता है कि ये जो SSC है ये तो हमारे लिए भी डिफ़ॉल्टर है, ठीक है, या फिर ये इसने इनकम टैक्स में भी बहुत डिफ़ॉल्ट किया हुआ है. अगर ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, इन ऑफिसर्स के पास एक पावर होता है कि वो रिक्वेस्ट करें GST डिपार्टमेंट को या फेमा वाले डिपार्टमेंट को कि अगर जब आपकी प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाए, जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर जो भी एसेट जो आपके बच गया, आपके रिकवरी के बाद से जो भी एसेट बुलियन ज्वेलरी बच गया, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ जो भी एसेट बुलियन ज्वेलरी बचा है वो आप हमें दे दीजिए. और अब ऐसा माना जाएगा कि जैसे 132 वाला सारा प्रोसीजर जो है इस SSC पे लग जाएगा. ऐसा माना जाएगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी इस पे रीड किया है और सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी अदर चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस SSC पे अब इनकम टैक्स वाली अप्लाई हो जाएंगी. सो पूरा ये जो सेक्शन है इसकी पूरी समरी यही है. फर्स्ट पॉइंट में आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा था कि अगर किसी अदर अथॉरिटी ने, अदर डिपार्टमेंट की अथॉरिटी ने सीज कर लिया है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अंडर एनी अदर लॉ कि वो हमें दे दें. द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट विल बी यूजफुल. बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट या फिर मनी बुलियन ज्वेलरी जो है वो यूज़फुल हो जाएंगी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट के प्रोसीडिंग में यूज़फुल होंगी. एनी पर्सन टू हुम समन और नोटिस एज अफोर्सेड हैज़ बीन और माइट बी इशूड. एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके ऊपर हम करना चाहते थे या करने वाले थे, बट वो अगर हम कर भी देते तो वो प्रोड्यूस नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट या मनी बुलियन ज्वेलरी वगैरह, तो अथॉरिटी को जो है by any officer or authority by whom on such books of account or other document have been taken into custody or under any other law for the time being in force. Any asset represent either wholly or partly income or property which has not been or would not have been disclosed for the purpose of this act by any person from whose possession or control such asset have been taken into custody or by any officer authority under एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. बस यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर हम इशू करते या फिर कर चुके हैं बट इस पर्सन ने तो अपना मनी बुलियन ज्वेलरी या फिर डॉक्यूमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस ही नहीं किया है और इसी बीच में GST या फिर फेमा ऑफिसर ने रेड कर दिया है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट, मनी बुलियन ज्वेलरी जो भी बच गया आपकी रिकवरी के बाद वो आप हमें दे दो. और अब हम सारी इनकम टैक्स में 132 सर्च एंड सीजर का जो भी प्रोसीजर है वो हम उस SSC पे लगा देंगे. तो अब मैं आगे की चीज़ें ये छोड़ती हूँ. इस केस में भी जैसे मैंने आपको कहा कि 132 के सारे प्रोविज़न लगा देंगे. द सेम वे रीज़न टू बिलीव एज रिकॉर्डेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी जो हमने ऊपर पढ़ा था, सेम वे यहाँ पे भी किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी को या फिर किसी अपीलेट ट्रिब्यूनल को या फिर SSC को पूछने कहा कि ये नहीं है कि आप रीज़न टू बिलीव बताइए हमें. नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू द रिक्विजिशन ऑफिसर. ऑन ए रिक्विजिशन बीइंग मेड, मतलब जब रिक्वेस्ट किया गया हो, जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो हैं, जब इनकम टैक्स अथॉरिटी उस GST डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, द ऑफिसर और अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ रेफर्ड अबव एज द केस में बी शैल डिलीवर बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट. तो वो डिलीवर कर देगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट टू द रिक्विजिशनिंग ऑफिसर, जिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया है, इधर फोर्थ और व्हेन सच ऑफिसर और अथॉरिटी इज इन द ओपिनियन दैट इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू रिटेन द सेम इन हिज कस्टडी. जब GST डिपार्टमेंट को ये लगा कि अब उन्हें अपनी कस्टडी में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर को वो मनी बुलियन ज्वेलरी या बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देगी. सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च टू अप्लाई इन केस ऑफ रिक्विजिशन ऑल्सो. सारे के सारे प्रोविजन जो सर्च वाले हैं वो रिक्विजिशन पे भी अप्लाई होते हैं. एप्लीकेशन ऑफ रिटेन्ड एसेट,
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा नहीं, यस इट इज़ अ बिट लेंथी सेक्शन, बट मेरा आज का टारगेट यही है कि मैं आपको ये सेक्शन, ताकि एक रिदम बना रहे, तो मैं आपको आज ये सेक्शन कंप्लीट करा दूँ। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर। एप्लीकेशन ऑफ रिटेन्ड एसेट। अब आपके पास मैंने आपको बताया कि आपको इनकम टैक्स चाहे 132 में हुआ हो या फिर 132A में हुआ हो, जब आपने रिक्वेस्ट करके मांगा हो मनी बुलियन ज्वेलरी वगैरह, या फिर आपने खुद रेड किया हो और उस रेड में जो भी आपने एसेट रिटेन किया हो, उस एसेट का, उस रिटेन्ड एसेट का आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे। परमिसिबल एडजस्टमेंट ऑफ एसेट सीज्ड और रिक्विजिशन, जो भी ऊपर से हमें रिक्विजिशन में एसेट मिला या फिर जो एसेट सीज हो गया वो मिला, उसकी क्या एप्लीकेशन की आपके पास अथॉरिटी है। द परमिसिबल एडजस्टमेंट ऑफ एसेट सीज्ड अंडर सेक्शन 132 और रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A आर एज फॉलो। एनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। क्या करेंगे, जो भी आपके पास मान लो कैश मिला, चलो ऐसे देख लेते हैं, दो दिस इज ए रिविजनरी क्लास, बट मैं आपको एक फुल फ्लेज क्लास की तरह पढ़ा रही हूँ, तो जहाँ पे भी मुझे नीड नहीं लगता है, जहाँ पे भी मैं शॉर्टकट में बता सकता हूँ, वहाँ पे मैं अब आपको शॉर्टकट ही प्रेफर करूँगी। तो कैश मिला हमें 10 लाख का, एसेट मिला हमें 50 लाख का, 60 लाख रुपीज़, ठीक। अब मान लो दो केसेस हो सकते हैं। मैंने आपको कहा कि आपके पास जो भी एसेट या रिटेन्ड एसेट है उसको आप यूज कैसे करेंगे, प्रोविज़न यहाँ पे यही है, उसी का डिस्कशन हो रहा है। मैंने कहा कि अब जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है एसएससी की, सब कुछ हमने देख लिया कि पुरानी कितनी लायबिलिटी पेंडिंग है, अभी कितनी लायबिलिटी आ रही है। तो ये एग्जिस्टिंग लायबिलिटी मान लो कि 5 लाख रुपए निकल के आती है, तो ये 5 लाख रुपए जो है यही कैश में से एडजस्ट कर लिए जाएंगे और बाकी चीज़ें जो है एसएससी को लौटा दी जाएंगी। सिंपल सा केस बनाते हैं। बट अगर ये 5 लाख ना निकल के 15 लाख रुपए आता है, तो 10 लाख तो हम कैश यूटिलाइज़ कर देंगे, कैश थोड़ा सा भी नहीं देंगे, पहला यूटिलाइजेशन कैश का ही होता है। और बाकी जो एसेट बचा, इस 50 लाख में से 5 लाख रुपए का एसेट हम सेल कर देंगे और सेल करने के बाद से अपने एडजस्ट कर लेंगे। बाकी 45 लाख जो है वो हम एसएससी को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे सिंपल से यही बात बोली गई है कि एग्जिस्टिंग लायबिलिटी के लिए सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी डिटरमाइंड ऑन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट परसुएंट टू सर्च इंक्लूडिंग पेनल्टी और इंटरेस्ट पेबल इन कनेक्शन देयर विथ। जब मैं एग्जिस्टिंग लायबिलिटी की बात कर रही हूँ, मान लो सर्च एंड सीजर हुआ 22-23 के लिए। अब इस 22-23 के लिए मैंने देखा कि 1890 से ही से लेके 21-22 तक काफ़ी सारी लायबिलिटी जो है इस एसएससी की पेंडिंग है, अप्रॉक्स 20 लाख रुपीज़ पेंडिंग है या फिर जो भी पेंडिंग है। तो इसको प्लस 22-23 में जो सर्च हुआ उस पर हमने जो पेनल्टी लगाया, इंटरेस्ट लगाया, इसमें भी 10 लाख रुपए निकल के आ गए। तो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी इंक्लूड दिस ओल्ड लायबिलिटी एज वेल एज लायबिलिटी फॉर सर्च एंड सीजर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। यहाँ पे यही बात बोली गई है। मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड एसेट, अगर यहाँ पे यही बोला गया कि सोली ऑफ मनी और पार्टली ऑफ मनी एंड पार्टली ऑफ अदर एसेट, अगर जो एसेट सीज हुआ है वो सिर्फ कैश है या फिर कैश के साथ अदर एसेट भी है, तो असेसिंग ऑफिसर में अप्लाई द मनी इन डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज। तो सबसे पहले वो पैसे को यूज करेगा लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। द एसएससी शैल बी डिस्चार्ज ऑफ सच लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ मनी सो अप्लाइड, सॉरी, जितना भी मनी अप्लाई हो गया है उस एक्सटेंट तक एसएससी को ये माना जाएगा कि अब आप अब इस लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए। रिलीज ऑफ सीज्ड एसेट, यहाँ पे प्रोविज़न है सीज्ड एसेट को कैसे रिलीज किया जाएगा। वेयर द पर्सन कंसर्न मेक्स एन एप्लीकेशन टू द एओ विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एसेट वॉज सीज्ड। पहले से ही हम अपनी यहाँ पे जो स्टोरी है जो समझाने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में, वो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एसेट वॉज सीज्ड। सपोज करो 1 जनवरी को 23 को इस दिन सर्च हुआ, 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। अब इस एंड ऑफ द मंथ में आ जाओ, मतलब 31 जनवरी 23 में आ गए, और इसकी 30 दिन पे आ जाओ। सपोज करो, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। सपोज करो कि फरवरी जो है वो हमारा 30 days का होता है, मैं कुछ भी नहीं कॉम्प्लिकेट करने वाली हूँ। तो फरवरी 30 को आ जाओ। मैं एक काम करती हूँ, इसके पहले कि कुछ लोगों के माइंड में डाउट आ जाए कि कैसे हो गया कैसे हो गया, लेट मी जस्ट इरेज इट। सो डाउट ना है, इसके लिए मैंने आपको 1 मार्च ले लिया। 1 मार्च 23 को रेट हुआ। अब इस मंथ के एंड में आएंगे हम, तो हमारा 31 मार्च 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंथ एंड में आइए और यहाँ से आप 30 दिन और लगाइए। 30 दिन और लगा लिया, मतलब 30 अप्रैल 23 हो गया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है
within 30 days from the end of the month in which the asset was seized for release of the asset and explain the nature and source of acquisition of seized asset to the satisfaction of the AO, then such asset are required to be released within a period of 120 days from the date on which the last of the authorization for such under section 132 or requisition under section 132A was executed after meeting any existing liability. सिंपल सी चीज़ है। मैंने कहा 1 मार्च को रेड हुआ, इस मंथ के एंड में आइए तो आपके पास आता है 31 मार्च। आपको बोला जा रहा है कि अब एसएससी के पास टाइम दिया जा रहा है कि आप इस मंथ के एंड में आ करके आपके पास 30 दिन का टाइम है, मतलब 30 अप्रैल तक टाइम है कि आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को कि ये जो आप एसेट सीज करके ले गए हैं, जो आपने ये ज्वेलरी सीज किया, जो आपने ये कैश सीज किया, ये मैंने इन सोर्सेज से कमाया था। ये मेरे बिल्डिंग का रेंट था या फिर ये मेरा पीजीबीपी का इनकम था एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने ये इन सोर्सेज से कमाया था, तो आप मुझे अब ये एसेट जो है या ज्वेलरी जो है वो रिलीज़ कर दीजिए। तो अब जब ये चीज़ें हो गई तो असेसिंग ऑफिसर के पास अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो भी वो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी निकाल लें, और इस एग्जिस्टिंग लायबिलिटी निकालने के बाद से जिस दिन रेड कंप्लीट हुआ था उसके 120 डेज़ के अंदर जो है अपनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को एडजस्ट करके बाकी जो भी एसेट बचता है वो एसएससी को रिलीज़ कर दे। यहाँ पे यही बोला गया है। और जैसे मैंने आपको कहा, ये जब हमने सर्च किया है, सर्च एंड सीजर किया है, तब भी अप्लाई होगा, और जब डायरेक्ट नहीं किया है, जब 132A में हमारे पास आया है रिक्विजिशन, हमने रिक्वेस्ट किया है दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, और वहाँ से अगर हमारे पास एसेट आया है तो भी ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। was executed after meeting any existing liability with the prior approval of principal, chief commissioner, principal commissioner और commissioner। तो रिलीज़ करने से पहले, ये प्रोसेस होने के बाद से रिलीज़ करने से पहले उसे इन ऑफिसर से परमिशन भी लेना पड़ेगा। द एसएससी शैल बी इंटाइटल्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इफ अमाउंट ऑफ एसेट सीज्ड एक्सीड द लायबिलिटी इवेंचुअली फॉर ए पीरियड immediately following the expiry of 120 days from the date on which the last of the authorization for such under section 132 or requisition on the 32A was executed to the date of completion of assessment। मैंने आपको बोला कि आपके पास 120 डेज़ का टाइम लिमिट है कि आप अब एसेट को अपने एग्जिस्टिंग लायबिलिटी एडजस्ट करके रिलीज़ कर दीजिए। आपने क्या किया कि 120 डेज़ का टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया और आप एसेट नहीं रिलीज़ कर पाए। तो अब बाकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी एडजस्ट करने के बाद से मुझे लगता है कि 30 लाख रुपीज़ जो है ये एसेट जो है असेसिंग ऑफिसर को रिलीज़ करने हैं। तो 120 डेज़ टाइम ख़त्म होने के बाद 0.5% फॉर पार्ट ऑफ द मंथ और मंथ, चाहे एक दिन का डिले हुआ हो या फिर एक महीने का डिले हुआ हो, 0.5% का इंटरेस्ट जो है आपके वैल्यू ऑफ एसेट पे या कैश पे हम इंटरेस्ट भी आपको देंगे। अब डिपार्टमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन 132। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। द क्लास विल बी अराउंड 30 या आई थिंक इट वुड गो अराउंड 40 मिनट, बट यस आपको वन गो में 132 का प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। मैं चाहती तो 2 पार्ट में भी कर सकती थी, बट वो बिल्कुल आपको नहीं समझ में आता। एक बार जब इंसान एक कहानी की तरह पढ़ता है तभी उसको एक पूरा प्रोविज़न, अगर थोड़ा टाइम भी लगे तब भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। So this was all about your section 132 and also all about your today class. I'll see you in the next video. Till then, you keep smiling and keep studying. Thank you so much.